वेलकम बैक। हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। हम ऑलरेडी बेसिक ओवरव्यू ले चुके हैं अपने चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग के बारे में थे, जिसमें हमने अकाउंटिंग की बिल्कुल बेसिक चीज़ों को समझा। हमने समझा कि एक नॉर्मल बिजनेस में क्या फंक्शन होते हैं, जिस एंड रिज़ल्ट पे पहुंचना है हमने उसके अंदर कौन से मेन एलिमेंट्स हैं। तो हमने इस तरह की बेसिक चीज़ों को समझा। लेकिन अब हम कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को देखने लगे हैं। ये वो रूल्स हैं जो अकाउंटिंग पे अप्लाई होते ही होते हैं। आप अकाउंटिंग करते हुए इनको फॉलो अप आपने करना ही करना है। और आज जिन दो कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे हम, वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ये क्या है? ये कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, किसके? अकाउंटिंग की प्रैक्टिस के। अब ये क्या इंश्योर कराते हैं कि जो आपकी अकाउंटिंग है ना, जो आप अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट जनरेट कर रहे हो, जैसे कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट कर रहे हो, वो एक्यूरेट भी हो और वो ट्रांसपेरेंट भी हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट और मीनिंगफुल रहे, तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो अप करना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि क्लियर हों, और हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है, जिसमें आप सारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपनी रिपोर्ट्स में शो कराते हैं। ठीक है, अब हम अपने मेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, जो कि है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बात करता है ना, वो कहता है कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है। जो ऑनर की अगर कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आनी चाहिए, अनटिल अनलेस वो बिजनेस को अफेक्ट ना कर रही हो। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह डेफिनेशन देखते हैं। ये कहता है कि आपने क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस की, उनको सेपरेट रखना है। किससे? पर्सनल ट्रांजैक्शन से, जो कि ऑनर की होंगी। आपने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में उन ट्रांजैक्शंस को नहीं दिखाना जो आपकी ऑनर की है। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जांपल ली, एक पर्सन है मारिया, ठीक है, वो क्या कर रही है, एक उसकी बेकरी है, ठीक है, उसकी एक बेकरी है और एक उसका होम है। अब ये दोनों के रेंट देती है, अपनी बेकरी का भी रेंट देती है और अपने घर का भी रेंट देती है। तो अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो बेकरी के अंदर बेकरी का ही रेंट जाना चाहिए। बेकरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेकरी का ही रेंट जाना चाहिए। जो उसका पर्सनल होम का रेंट है वो उसके अंदर शो नहीं करना चाहिए। इसको हम लीगल सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लीगल सब्सटेंस है ना, ये कंपनी के केस में होता है, यानी कि क्या, इसका कोई ना कोई लीगल स्टेटस होता है। किसमें? कंपनी के केस में। कंपनी के केस में तो है ही ये कॉन्सेप्ट के ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। ऑनर्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में भी अप्लाई होता है, लेकिन इसका एज सच कोई लीगल स्टेटस नहीं है, पर करना चाहिए। ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारी एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। हम एक कहते हैं, एक बंदा है और ये इसका बिजनेस है। अब ये बंदा अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है, ठीक है, एक ये केस हो गया। और या फिर ये बंदा जो है अपने इस बिजनेस से कुछ निकाल लेता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ को इसमें, कौन सी चीज़ इसके पास आएगी और कौन सी चीज़ हमारे बिजनेस के पास आएगी? तो इसके लिए आपने रूल याद रखने हैं कि जब भी बिजनेस में मूवमेंट हो, बिजनेस के अंदर कोई फाइनेंशियल मूवमेंट हो, आने या जाने की, किसी भी चीज़ के, चाहे वो कैश हो सकता है या फिर कोई ऐसा एसेट जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, तो वो आपने कहाँ रिकॉर्ड करनी है? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करनी है। तो यानी कि आपने क्या करना है? सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है और पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं और इस एग्जांपल को करके इसको समझने की कोशिश करते हैं।
अब हमने देखना है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन है और कौन सी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। कह रहे हैं अ बिजनेस मैन परचेज्ड अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज़। पहली बात, उसने व्हीकल ली किस लिए? प्राइवेट यूज़ के लिए। कैसे ली? बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम बिजनेस। ही ऑल्सो यूज इट फॉर कमिंग टू ऑफिस। ठीक, अब एक चीज़ जो हमें, अब हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन है और कौन सी नहीं। व्हीकल उन्होंने साफ बता दिया इसने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए। व्हीकल क्या है? एक पर्सनल ट्रांजेक्शन, उसका पर्सनल एसेट है, ठीक है। लेकिन उसने वो कैश जो है ना अपने बिजनेस से निकाला। बिजनेस से क्या निकला? बिजनेस में एक मूवमेंट हुई है किस चीज़ की? कैश निकलने की। तो ये कैश ड्राइंग क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है। और जबकि व्हीकल क्या है? पर्सनल ट्रांजेक्शन है। ठीक, हम इसको देख भी लेते हैं। परचेज ऑफ व्हीकल इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, however the cash withdrawal is a business transaction। नेक्स्ट हमारे पास आया है APC एंड कंपनी। ठीक है, उन्होंने क्या किया? हैज़ पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अब एक कंपनी है, उसने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। ठीक है, अब वो बिल जो था ना, उनमें से अब वो जितने भी लोग थे ना, उनमें से किसी एक पार्टनर का था। ठीक, अब हुआ क्या? बिजनेस में तो कोई ना कोई एक मूवमेंट शो होगी बिल की, लेकिन वो बिल पार्टनर का था। बिजनेस से तो पैसा गया ना, ठीक है। द अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम दैट पार्टनर। ठीक, हुआ क्या? बिजनेस ने पैसा दिया, फिर बिजनेस को पैसा रिकवर हो गया। तो ये क्या है? एक बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपने बिजनेस के अंदर मूवमेंट देखी है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर इज रिकवरेबल, ठीक है, बाय द बिजनेस, एंड दिस इज व्हाट? अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इज furniture and fixture lying in office were destroyed by fire। ठीक है, अब कोई फर्नीचर एंड फिक्सचर था, ऑफिस में पड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गया फायर से। ठीक, अब ये बता रहे हैं एक बिजनेस है, कोई ये फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, वो जल गया। अब दिखने में तो लग रहा है कि भाई ये तो जल गया, ये तो ऑफिस की चीज़ थी, मॉनेटरी वैल्यू तो इसकी यही है। लेकिन हम इसका अदर हाफ पढ़ते हैं तो पता चला फर्नीचर वॉज ओन्ड बाय द पार्टनर एंड इट इज़ नॉट इन द यूज़ ऑफ बिजनेस। ठीक है, यानी कि ये चीज़ क्या है? बिजनेस का एसेट नहीं है, क्योंकि ये क्या है? पार्टनर ओन कर रहा है, लेकिन उसने बिजनेस को यूज़ करने के लिए दी हुई, फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए रखी हुई थी, लेकिन फिर वो जल गई। तो इसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। अगर हाँ ये बिजनेस को यूज़ करने के लिए दे देता ना, फिर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब ये जो है ना बिजनेस ऑन कर रहा है ना इसको कंट्रोल कर रहा है, तो ये उसका एसेट नहीं है। हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन एज द ओनरशिप ऑफ फर्नीचर डज नॉट बिलोंग टू द बिजनेस एंटिटी बट टू वन ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट आ जाता है द प्रोप्राइटर प्रोवाइड्स अ जनरेटर टू द ऑफिस। देखिए, एक जनरेटर पड़ा हुआ था, उसने ला के ऑफिस में दे दिया। जनरेटर इज प्रेजेंटली नॉट वर्किंग एंड इट वुड हैव टू बी रिपेयर्ड बिफोर इट कैन बी यूज। ठीक है, प्रीवियस जनरेटर वॉज लाइंग इन प्रोप्राइटर्स ऑफिस। ठीक है, अब हुआ क्या? ये हमारी बिल्डिंग थी, ये जो बंदा था ना, इसके घर एक जनरेटर पड़ा है, इसने ये जनरेटर उठा के ऑफिस को दे दिया। अब ऑफिस को दे दिया, अब लेकिन ये ख़राब था, लेकिन इसको यूज़ किया जा सकता है। तो अब ये क्या हो गई? ये बिजनेस की प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल इन्वेस्टेड। अब हम देखेंगे ना, कैपिटल जो है ना वो कैश की फॉर्म में भी इन्वेस्ट हो सकता है, कैपिटल की फॉर्म में भी इन्वेस्ट हो सकता है, और एसेट की फॉर्म में। ठीक है, एसेट में इन्वेंट्री भी आ सकती है और अदर नॉन इन्वेंट्री एसेट्स भी आ सकते हैं, जो कि जैसे हमने ये पढ़ा जनरेटर। ठीक है, तो ये क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास है बैलेंस रिकवरेबल फ्रॉम एन एम्प्लॉय वॉज रिटर्न ऑफ आफ्टर हिज डेथ। अच्छा हुआ क्या, एक बंदे पे ना हमने क्या किया, एक का हमारा एम्प्लॉय था, हमने कोई चलो उसको कोई उधार वगैरह दे दिया, ठीक है, उसने हमें वो पैसे वापस करने थे। बिजनेस को उस एम्प्लॉय ने पैसे वापस करने थे पर उसने नहीं किए, उसकी डेथ हो गई। तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस के अंदर वो कैश की मूवमेंट हुई है, ठीक है, वो फाइनेंशियल मूवमेंट हुई है, क्योंकि अब उसको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अब वो क्या करेगा, इस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा अपने पास। तो ये क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ऐसे हमने समझा कि हम कैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, जो कि कहता है ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। अच्छा, इस बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट अलग है और ये कॉन्सेप्ट अलग है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस अलग, ऑनर अलग। हमने अब हम आगे हैं डुअलिटी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट ऐसे समझते हैं। डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहता है जितनी एक चीज़ बिजनेस में इंक्रीज होगी उतनी ही दूसरी चीज़, ये डेबिट और क्रेडिट नहीं, फिलहाल इंक्रीज और डिक्रीज से समझते हैं। जितनी ही एक चीज़ बिजनेस में इंक्रीज होगी, जितनी एक चीज़ इंक्रीज होगी उतने ही इक्वल चीज़ डिक्रीज भी होगी, ठीक है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना, उसका इक्वल और ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा और ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। यानी एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। ये हम एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे ये डुअलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। लेकिन वो कह रहे हैं इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट अकाउंट्स, यानी कि 2 से ज़्यादा अकाउंट्स भी हो सकते हैं, 3 अकाउंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, आपने क्या किया, आपने ली एक प्रॉपर्टी, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग ले ली, ठीक है, बिल्डिंग ले ली 10,000, ठीक है, कोई आती तो नहीं है लेकिन फिलहाल एज एन एग्जाम्पल आपने इसकी कैश में पेमेंट की 5,000 और बाकी आपने कहा मैं आपको उधार पे देते हैं, ठीक है, वो भी 5,000। तो अब 2 चीज़ें ही हिट हो रही हैं लेकिन दोनों की अमाउंट क्या है, इक्वल है। एक तरफ आपका एसेट बढ़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ आपका कैश कम भी हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। इसको हम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। अब इस डबल एंट्री सिस्टम को ना हम इसी चैप्टर में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ हम इस कॉन्सेप्ट की डिटेल से देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने 2 चीज़ों को पढ़ा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और डुअलिटी कॉन्सेप्ट।